हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से है और सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा इंटरव्यू सेशन का वीडियो नंबर 10 है। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस 9 वीडियोस, क्योंकि मैं चीजों को बहुत ज्यादा एलिमेंटरी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो बहुत ही बेसिक है। अभी हम धीरे धीरे लेवल को अप कर रहे हैं। हम अभी आज मैं आपको एनपीए पढ़ाऊंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो बहुत ही बेसिक था। अभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट बाकी है। लेटर ऑफ क्रेडिट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं वो एक सुइटेबल एग्जांपल के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो वो हम कुछ दिनों के बाद डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी बेसिक चीजें हैं वो सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख ले, उनके पीडीएफ से आप नोट्स बना ले और अपने पास रख ले, उनको पढ़ ले। ठीक है, तो टू बिगिन दिस लेक्चर पहले मैं बताता हूँ आपको कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कहानी कहां से शुरू होता है। ठीक है, तो सपोज किसी इंसान ने बैंक से लोन लिया, किसी भी तरह का लोन लिया। सपोज उसने रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, रिपेमेंट नहीं किया और उसमें 90 डेज हो गए। ठीक है, तो एक्चुअली वो साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है लोन लेने के फर्स्ट 30 डेज से ही। अगर उस बंदे ने फर्स्ट 0 से 30 डेज तक उसको रीपे नहीं किया लोन के अमाउंट को, तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं उस अकाउंट्स को। उसको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स। ठीक है, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स या फिर एसएमए। एसएमए में हमारा 3 कैटेगरी होता है। एक होता है एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। ये सब क्या है देखो, अगर किसी ने लोन लिया और किसी ने अगर पहले 30 दिन तक 30 डेज तक अगर उसको रिपे नहीं किया, तो उसका जो अकाउंट है वो कहलाएगा एसएमए 0। अगर उसने 60 डेज तक रिपे नहीं किया तो वो कहलाएगा एसएमए 1। और अगर उसने 90 डेज तक रिपे नहीं किया तो वो चला जाएगा एसएमए 2 में। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी होता है। इंटरव्यू में ये भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनपीए पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि एसएमए 0 क्या है, एसएमए 1 क्या है, एसएमए 2 क्या है। ये याद रखना है कि अगर रिपेमेंट 30 दिन तक नहीं होता है तो एसएमए 0 है। अगर 60 डेज तक नहीं होता है तो एसएमए 1 हो जाता है वो। और अगर 90 डेज तक नहीं होता है तो वो एसएमए 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स। अभी क्या बात है, अगर 90 डेज के बाद भी अगर वो रिपे नहीं करता है, ठीक है, अगर कोई लोन का टेन्योर जो है वो 90 डेज पार हो गया है और अगर उस बंदे ने रिपेमेंट नहीं किया है, तब वो चला जाता है एनपीए में। तो ये है वेरी डेफिनेशन ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर हम जिसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट्स बोल लो, आप बैड एसेट्स बोल लो। ठीक है, इसी से बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया था। बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बैड एसेट्स से ही आया। स्ट्रेस्ड एसेट्स बोल लो या फिर एनपीए बोल लो, बैड एसेट्स बोल लो, सब एक ही है। अगर लोन का रिपेमेंट 90 डेज से पार होने के बाद भी नहीं होता है तो वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का लोन किस तरह से एनपीए होता है। देखो, लोन तो तीन तरीके का होता है। देखो, और भी होता है। सपोज ऐसा होता है कि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, ठीक है, कोई बिल्स लिया, तो वो सब भी अलग अलग चीज होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एनपीए फॉर सीसी क्या होता है, ओडी के लिए कैसा होता है और टर्म लोन के लिए कैसा होता है। देखो, सीसी में क्या होता है, मैंने आपको सीसी का जो डेफिनेशन बताया था उसमें मैंने बोला था कि सीसी में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए लोग लोन लेते हैं। ठीक है, एक अमाउंट लेते हैं, उसको वो रिपे करते रहते हैं। ठीक है, तो उस पे देखो, सीसी में प्रिंसिपल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर मैंने 50,000 रुपए का सीसी लिया है बैंक से, तो मैं सपोज 50,000 है, मैंने सपोज 25,000 रुपए विड्रॉ किया। ठीक है, तो 25,000 रुपए अगर मैंने विड्रॉ किया पर डे बेसिस, सपोज मैंने 50,000 का लोन लिया, मैंने आज 5,000 रुपए विड्रॉ किया, तो मैं कितना ले सकता हूँ और 45,000। लेकिन मैंने 5,000 रुपए जब विड्रॉ किया तो मेरा इस 5,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, मैं जितना विड्रॉ करता हूँ मेरा उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो एनपीए उस केस में क्या होता है कि वो जो इंटरेस्ट जो लगता है ना, जितना मैंने विड्रॉ किया उस पे जो इंटरेस्ट लगता है, अगर वो इंटरेस्ट मैंने 90 डेज तक पे नहीं किया तो वो एनपीए हो जाता है। सीसी और ओडी में वैसे ही होता है। सीसी ओडी सिमिलर है, सिर्फ इसका पर्पस अलग होता है। सीसी और ओडी में सब कुछ सिमिलर होता है, तो उसका एनपीए भी सिमिलर होता है। अगर मैंने जो अमाउंट अपने लोन सीसीओडी अकाउंट से ड्रॉ किया है उस पे इंटरेस्ट लगता है, अगर मैंने उस इंटरेस्ट को 90 डेज तक पे नहीं किया तो वो मेरा लोन एनपीए हो जाता है। टर्म लोन में क्या होता है, टर्म लोन में आपको, टर्म लोन के बारे में आप सबको पता होगा कि हम उसको ईएमआई में भरते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने किसी भी ईएमआई को, ठीक है, अगर मैंने ईएमआई किससे बनता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से बनता है, दोनों मिला के बनता है ईएमआई। ठीक है,
तो अगर मैंने किसी भी ईएमआई को अगर मैंने 90 डेज तक पे नहीं किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, देखो अगर सपोज आपका ईएमआई बन रहा है 4000, सपोज आपने 3000 पे किया, 1000 पे नहीं किया, अगर वो 1000 भी आपने 90 डेज तक पे नहीं किया, तब भी आपका टर्म लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा, ठीक है। सो इफ द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट और बोथ आर नॉट पेड टिल 90 डेज, और 90 डेज के बाद भी, देन द अकाउंट गोज इनटू एनपीए, ठीक है। ये है डेफिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे ना पूछे वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सीसीओडी और टर्म लोन में एनपीए कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए क्या है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए क्या होता है कि एनपीए, सपोज एक अकाउंट सपोज एनपीए हो जाता है, 90 डेज क्रॉस हो गया, वो अकाउंट सपोज एनपीए हो गया, अगर वो अकाउंट एनपीए होने के बाद भी अगर वो 1 साल तक एनपीए है, ठीक है, अगर वो एनपीए होने के बाद भी अगर 1 साल तक एनपीए है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, सबस्टैंडर्ड एसेट्स ये है। उसके बाद आता है डाउटफुल एसेट्स। अगर वो जो सबस्टैंडर्ड एसेट है ना, अगर वो एनपीए होने के बाद अगर 2 साल तक एनपीए है, तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट्स, ठीक है। अगर एनपीए होने के बाद भी 1 साल तक एनपीए है, तो वो हो गया सबस्टैंडर्ड एसेट्स। अगर एनपीए होने के बाद भी 2 साल तक एनपीए है, तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट्स। उसके बाद आता है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स क्या होता है कि जब वो इंसान या फिर जो भी फर्म है वो अगर रिपेमेंट नहीं कर रहे 2 साल से भी पार हो जाता है, एनपीए होने के बाद भी 2 साल भी क्रॉस हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, उसको एज ए लॉस डिक्लेयर कर देता है, उसको वो अपने बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है। उसके अगेंस्ट वो जो प्रोविजनिंग करता है उसको वो उससे वो कोप अप करने को ट्राई करता है। नहीं तो बैंक क्या करता है, अलग एक्शंस लेता है। क्या एक्शंस लेता है वो मैं आपको अलग क्लास में बताऊंगा, लेकिन बैंक एक्शंस लेता है, उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, अदालत में चला जाएगा, कोर्ट केस करेगा बैंक, ये सब करते हैं, ठीक है। तो वो कब होता है, वो लॉस एसेट हो जाने के बाद, ठीक है। ये हो गया, ओके 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 ओके। तो मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ कि क्या मिस हो रहा है कि प्रोविजनिंग क्या होता है, क्योंकि मैं अगर जब आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बताऊंगा तो उसके लिए प्रोविजनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोविजनिंग क्या होता है, सपोज एक अकाउंट ऐसे में 0 में चला जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम से हम लोग प्रोविजनिंग करना स्टार्ट करते हैं। प्रोविजनिंग मतलब बैंक का जो प्रॉफिट्स होता है उसमें से हम लोग कुछ पार्ट उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सो दैट वी कैन सेव द नेट लॉस दैट द बैंक इज इनकरिंग ड्यू टू द एनपीए, ठीक है। जो एनपीए की वजह से जो नेट लॉस होने वाला है उसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं। ये अल्टीमेटली बैंक का लॉस ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए प्रोविजनिंग करते हैं। तो प्रोविजनिंग क्या है, बैंक अपने प्रॉफिट से ही कुछ अमाउंट ट्रांसफर करता है उस अकाउंट में, ताकि जो हमारा जो नेट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। ओके ओके, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का कॉन्सेप्ट यही से आता है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए क्या है, ग्रॉस एनपीए मतलब देखो जब कोई भी बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसमें 2 चीज आता है, एक होता है ग्रॉस एनपीए, एक हो गया नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए होता है कि हमारा जो टोटल जो एनपीए है, ठीक है, टोटल जो, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ग्रॉस एनपीए होता है जो टोटल एनपीए है डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। सपोज हमने बैंक का सपोज टोटल लोन्स एंड एडवांसेस सपोज 10 लाख है, 10 लाख से बहुत ज्यादा होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सपोज 100 रुपए है, 100 रुपए है टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें से सपोज 5 रुपए एनपीए हुआ, ठीक है। तो जो ग्रॉस एनपीए होगा वो हो जाएगा 5%। उसी जगह में नेट एनपीए क्या है, देखो नेट एनपीए में सपोज टोटल लोन्स एंड एडवांसेस 100 रुपए है, ठीक है, सपोज 110 है, टोटल लोन्स एंड एडवांसेस सपोज 110 है, उसमें से हमने 10 रुपए का प्रोविजन किया है, ठीक है, प्रोविजन हमने 10 रुपए का किया है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एनपीए 25 रुपए है, 25 रुपए हमारा एनपीए है, और प्रोविजन जबकि हमने 10 रुपए किया है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 15/100, ठीक है। 15/100 मतलब 15%, ठीक है। तो ये जो 15% होगा ये हमारा हो जाएगा नेट एनपीए। तो नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स एंड एडवांसेस माइनस प्रोविजंस, ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट एनपीए, ठीक है। और ये ग्रॉस एनपीए जो होता है वो होता है एनपीए बाय टोटल लोन्स एंड एडवांसेस,
ठीक है, तो यही है एमपीए के बारे में। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने आपको बता दिया। यही है कवर्ड फुल एमपीए। और एमपीए जो है वो कौन से नॉर्म से डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है आईरेक नॉर्म से, IRAC, ये भी याद रख लो, आईरेक नॉर्म से डिफाइन होता है एमपीए। आप जब बैंक में काम करोगे तो एमपीए स्टेटस जो है वो आईरेक नॉर्म से डिफाइन होगा, आईरेक 0, आईरेक 1, आईरेक 2 वैसे डिफाइन होगा, ठीक है। उसके बारे में आप जब बैंक ज्वाइन कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी क्लियर कट लगा होगा। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोला मैंने, एकदम इजी तरीके से आपको समझाया। और यही चीज है, एकदम इजी तरीके से समझिए, इजी से पढ़िए, आपके दिमाग में इजीली रिटेन होगा और आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज को बहुत इजीली समझ लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की या फिर मेमोराइज करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इजीली क्लियरली समझ में आए। आई होप आपको वो आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू हेल्प मी टू सपोर्ट मी rather than help me to support me, and subscribe to my channel and like my videos in YouTube। एंड मैं आपके साथ बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत कुछ चीजें शेयर करने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे की क्लासेस में। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।